नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने स्वीकारा, हम भाप नहीं पाए जनता का मिजाज। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगी प्राथमिकता। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने रविवार रात राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, जनता के जनादेश को सिर झुककर करता हूं स्वीकार। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भूपेश बघेल रविवार देर रात लगभग 10 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल हरिचंदन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार के गठन तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा। इसके पहले सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनता का जनादेश हमेशा सिर आंखों पर रहा है। मैं आज भी इस परिणाम को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस बात का संतोष है कि 5 साल में जनता से किए हर वादे को पूरा किया, वादे से ज्यादा देने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ महतारी की भरसक सेवा की। जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी है। थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे, इतना से मुझे अभी समय मिला अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले तो जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है सेवा हम लोगों ने जितना बन सका खराब कर रहे हैं दोस्त मिला है, उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जनता ने नकार दिया। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार में हमारे लिए सबसे पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को कैबिनेट में लागू करना होगा। पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादे पूरे होंगे। भाजपा के सत्ता में आने के बाद पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। अगर पार्टी की मंशा और नीति अच्छी है तो भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भाजपा हमेशा लोगों को न्याय सुनिश्चित करने का रास्ता खोज लेती है। नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को हमने विश्वास दिलाया। एक तो प्रदेश का वातावरण बदल गया, वर्क कल्चर कांग्रेस का था, बीजेपी का। बीजेपी के आने के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे कोयले का एक उदाहरण देता हूँ, इन लोगों ने करप्शन का भंडार बना दिया 25 रुपये लेते हुए और ऑफलाइन कर दिया। कुछ नहीं करना है, नीतिगत फैसला लेना है, एक बार बैठने के बाद उसको फिर से ऑनलाइन कर दो, कोई करप्शन नहीं होगा। फैसला नीति, नीयत और नीति यदि सरकार की ठीक हो तो भ्रष्टाचार चिपक ही नहीं सकता। मैं तो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, माइनिंग डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग देख रहा था। हमने एक कानून बना दे, फैसला करना है और नीतिगत फैसला लेकर उसका क्रियान्वयन करना है, तो सरकार की मंशा और नियत और नीति दोनों ठीक रहेगी। इसलिए अब कोई करप्शन की चांस। पीएससी की भर्ती और प्रक्रिया हमने 15 साल किया। ये एक
2 साल में ही इनकी हालत खराब हो गई और इतने बड़े आरोप लगने लगे। जब तक लाखों बच्चे के जीवन में जो चीज़ जुटा है उसकी जांच भी होगी सूक्ष्मता से, और गड़बड़ियाँ हुई उस पर कार्रवाई भी होगी, और आने वाले समय में पीएससी के एग्ज़ाम को पूरी पारदर्शिता के साथ 100% गारंटी के साथ बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि वो एग्ज़ाम दे रहा है तो सरकार उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी सरकार की धमक रहती है। सर 15 साल का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, 15 साल हमने सरकार चलाया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं। कांग्रेस ही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं, सबके साथ न्याय करने का रास्ता हम तय करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा और राज्य के विकास में बाधा बनी, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अरुण साव ने आगे कहा कि पीएम मोदी की गारंटी, उनका नेतृत्व और उनका छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे ने हमें इस जीत तक पहुंचाया है। राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है कि दुर्दशा की छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा, प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया। पूरे देश में जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाता था, उसे पूरे देश भर में एक भ्रष्टाचार अपराध युक्त छत्तीसगढ़ के रूप में शर्मसार करने का काम किया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को कड़ी सबक दी है और घर में बिठाने का काम किया है। अब आपकी से लटकाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है।
जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट टॉप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा कि पार्टी को ये चिंतन करना पड़ेगा कि सारे सर्वे फेल हुए और हम भी नहीं भांप पाए। हमें लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी, काम भी किया तभी तो हमें कुछ वोट मिले, और क्या नहीं किया जिसके कारण से वोट नहीं मिले। इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने ट्वीट कर आगे कहा कि छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर की जनता का जनादेश विनम्रता से स्वीकार करते हैं। विचारधारा परिवर्तन और प्रगति का ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। अंबिकापुर वासियों के हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। करना पड़ेगा, पार्टी को भी चिंतन करना पड़ेगा कि सारे मीडिया के जितने सर्वे
गिनती के पहले सामने आए वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए, तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। 75 पार वाली बात तो नहीं थी, लेकिन जितने सीट अभी भाजपा के आए उतनी सीट, उसके आसपास सीट तो कांग्रेस की जरूर रहेगी, ऐसा लग रहा था। तो अब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आगे मौका मिले तो वैसी गलतियां ना हो। इस चुनाव में कांग्रेस के वोट घटे नहीं, पिछले बार की तुलना में परसेंटेज कांग्रेस का उतना ही रहा, और ज्यादा मत गिरे तो वोट ज्यादा गिरे कांग्रेस के पक्ष में, प्रतिशत उतना ही रहा। लेकिन बीजेपी का प्रतिशत करीब 14% बढ़ गया। तो यह अप्रत्याशित हुआ कि कांग्रेस की स्थिति यथास्थिति बनी रही, लेकिन भाजपा जो 32% पे थी वो 46% पे आ गई। वोट कांग्रेस और भाजपा को पिछले चुनाव में 80% मिले थे करीब करीब, इस चुनाव में वो 90% चले गए। तो 10% एक्स्ट्रा जो वोट गिरा है वो लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में चला गया। भिलाई नगर विधानसभा में फिर चला देवेंद्र यादव का जादू। देवेंद्र यादव ने भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडेय को लगातार दूसरी बार हराकर उस मिथक को तोड़ दिया, जहां कहा जाता था कि भिलाई नगर में आज तक लगातार 2 बार कोई विधायक नहीं बन पाया है। देर शाम मतगणना स्थल से निकले देवेंद्र यादव को उनके समर्थकों ने कंधे पर उठाकर जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान देवेंद्र यादव ने कहा कि ये जीत भिलाई की जीत, ये जीत सत्य की जीत, ये जीत व्यवहार और संस्कार की जीत है। इस जीत को मैं अपने भिलाई वासियों को समर्पित करता हूं। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। शिविर में दवाइयों के साथ इलाज में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएगी। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली 7 दिसंबर को अपना 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में 5 दिसंबर से अस्पताल परिसर में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अस्पताल प्रबंधन द्वारा यहां आए मरीजों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। ब्लड टेस्ट में 40% छूट, दवाइयों में 15% की छूट,
MRI CT स्कैन जांच में 40% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोसिल, मोतियाबिंद, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नसबंदी, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी निःशुल्क की जाएगी। साथ ही OPD, नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण, फिजियोथेरेपी भी निःशुल्क की जाएगी। सोनोग्राफी, कलर डॉपलर जांच, एक्सरे और चश्मा फ्रेम सहित 200 रुपए में दिया जाएगा। 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को लेकर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने जानकारी दी। SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली का स्थापना दिवस 7 दिसंबर को होता है। इस वर्ष 7 दिसंबर 2023 को SR हॉस्पिटल का 7वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर SR हॉस्पिटल द्वारा प्रति वर्ष विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में OPD है वह पूरी निःशुल्क रहेगी, आंखों की जांच है वह निःशुल्क की जाएगी, डॉक्टरों के द्वारा दांतों की जांच है वो निःशुल्क की जाएगी, फिजियोथेरेपी की जो सुविधाएं हैं वह निःशुल्क प्रदान की जाएगी और जांचों में भी विभिन्न प्रकार की छूट है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑपरेशन है वह निःशुल्क किए जाएंगे। जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है, पाइल्स का ऑपरेशन है जिसे बवासीर कहा जाता है, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, यह 3 दिनों तक 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर 3 दिनों तक यह सारी सुविधाएं जो है वह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ी ये सौगात है कि इस प्रकार की सुविधाएं SR हॉस्पिटल द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है। साथ में सोनोग्राफी मात्र 200 रुपये में की जाएगी। दिनांक 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर एक्सरे जो है वह 100 रुपये में किया जाएगा और भी बहुत सारी छूट है जो कि क्षेत्रवासियों को लाभ उठाने की मैं अपील करता हूं। आप सभी क्षेत्रवासी 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को अस्पताल में आए और अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। इस जो निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मरीजों को दवाइयाँ और जांच केवल करानी होगी, बाकी ऑपरेशन का, बिस्तर का, डॉक्टर का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, किंतु उन्हें दवाई खरीदनी होगी और जांच करानी होगी। मैं क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि SR हॉस्पिटल जो आपके विश्वास से दिन प्रतिदिन नए सोपान को तय कर रहा है, आप जरूर अवश्य यह निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। सभी ऑपरेशन के लिए दवाइयाँ, खून, पेशाब जांच, ब्लड जांच का पैसा मरीजों को देना पड़ेगा। किसी भी ऑपरेशन के लिए 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अस्पताल प्रबंधन ने क्षेत्र के लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सत्ता बनाने का रास्ता क्लियर किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी ने भाजपा की जीत को लेकर कहा कि भाजपा की योजना नरेंद्र मोदी की गारंटी का भाजपा की जीत में अहम योगदान रहा है। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव की हुई मतगणना में तीनों राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। 3 राज्यों में भाजपा के प्रत्याशियों ने दमदार जीत हासिल की है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अब की बार 75 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया है। तीनों राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी ने भाजपा की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दिया है। डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने भी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भाजपा प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक सभी कुछ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नजर रखी जा रही थी। डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि भाजपा की योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का कारण बनी है। सभी भाइयों को
मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक लाइन में देना चाहूँगा। जो अभी तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी जो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे से खाता खुला है, जहाँ पिछले चुनाव में 0 सीट थी, अभी 8 सीट आ गई है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 राज्यों में भाजपा को फायदा हुआ है या भाजपा का परचम लहराया है, तेलंगाना में भी परचम लहराया है, वहाँ पे भी हमारा भाजपा का बहुत अच्छे से खाता खुल गया है। आगे हम उसको भी देखेंगे। अब जहाँ तक प्रश्न है कारण का, इस तीनों राज्यों में बम्पर जीत के कारण का, तो एक लाइन में ये है, भाजपा की योजना, मोदी जी का देश की उन्नति के लिए विजन, और तीसरा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। पूरा देश मोदी जी के ऊपर अब पहले भी था और अभी भी था, विश्वास और बढ़ गया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने देश के विकास में जो कार्य किया है 2014 से लेके अब तक, वो उनके उच्च विजन का ही परिणाम है, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे भारत में खुशहाली आती जा रही है, भारत का विकास अब तेजी से होता जा रहा है और भारत विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है। इसके पीछे जो मुख्य जो कारण है वो मोदी जी का विजन ही है, उनकी दूरदर्शिता है। अब चुनाव की बात यदि करें तो चुनाव में बहुत सारे फैक्टर थे। यदि हम 3 राज्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में ही बात कर लेते हैं। क्या कारण है इतनी बम्पर जीत का? भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की जो सरकार है, निश्चित तौर पे 5 साल बहुत बम्पर बहुमत से आई थी, लगभग 75 के आसपास की सीटें थी, पूर्ण बहुमत था, काम भी उन्होंने किया, किंतु उसके बाद भी वो ये वाला चुनाव हार गए। कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। भूपेश बघेल जी काम भी कर रहे थे, सबको संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ भी रहे थे, सबको जोड़ भी रहे थे, किंतु इतने सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। प्रथम कारण तो मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी की गारंटी। दूसरा कारण फिर से भाजपा की चुनाव लड़ने की योजना। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी का यहाँ पर एक संयुक्त प्रयास, प्रत्याशियों का चयन, जीतने योग्य प्रत्याशियों को टिकट का वितरण। तो ये सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जहाँ तक जीतने का प्रश्न है, जो इतनी बम्पर जीत का प्रश्न है, अब इसमें यह है कि जो विरोधी जो दल थे, कांग्रेस, इस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि भाजपा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करेंगे, किंतु शराब मुक्त हो नहीं पाया। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं उनमें अवश्य कुछ नाराजगी थी, ये एक बहुत बड़ा एक कारण था। दूसरा, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति भी थी। काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर्धा जैसी जगहों में या और कहीं भी कुछ दंगे भी हुए, जिसमें कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों लोग उसमें को नुकसान उठाना पड़ा, जिसका कि बहुत अच्छा संज्ञान नहीं लिया गया। इससे भी कुछ लोगों की नाराज़गी थी, विशेष तौर पे हिंदू सनातनियों में। और तीसरा जो है, शहरी क्षेत्र का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं 5 साल में ऐसा लगता है, जो बातें करते हैं लोग, वो अवरुद्ध था। जितना शहरी क्षेत्र के लोगों ने जो विकास के बारे में सोचा था, उतना विकास शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाया। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ, बहुत विकास हुआ,
किंतु शहरी क्षेत्र में जितना अपेक्षित विकास था वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से शहरी जनता भी थोड़ी सी नाराज़ थी। तो ये तो तीन जो मुझे ऐसा लगता है, जो क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कारण था। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया था और बहुत सारे अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। अब दूसरी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी की या भारतीय जनता पार्टी के 3 साल से सरकार थी। वहाँ पर कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई? छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा बुरी हार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुई। उसके पीछे जो है सबसे पहला तो यही है, मोदी जी की गारंटी, अमित शाह, नड्डा जी और मोदी जी का एक विज़न, देश की उन्नति। और वहाँ पर जो एक कारण आ रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ध्रुवीकरण भी हुआ है। जो सनातनियों और जो उसमें कि जो लोग हैं जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वो एक तरीके से एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एकजुटता से अपना एक संदेश दिया कि यदि बहुसंख्यकों की अवहेलना की जाएगी तो उसके परिणाम तो अच्छे नहीं आएंगे। और सबसे मुख्य कारण तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के हैं। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान में। तो राजस्थान में जरूर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी बहुत ही नेता, अच्छे नेता, बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें तो जादूगर कहा जाता है, वो कुछ भी कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में ये प्रचलित था। किंतु मेरे विचार से राजस्थान में जो आपसी फूट उनकी थी, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, वो एक बड़ा कारण था और कांग्रेस की हार का। भारतीय जनता पार्टी की जीत का तो मुख्य कारण फिर 3 वही, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, अमित शाह जी, नड्डा जी और मोदी जी का देश की उन्नति के लिए विज़न। और किंतु राजस्थान में एक बड़ा कारण भाजपा की जीत का भी है या कांग्रेस की हार का बोलना चाहिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि हम लोग सुनते रहते थे यहाँ पर बैठकर भी कि राजस्थान में काफ़ी कुछ ऐसे अपराध हुए जो कि सनातनियों के खिलाफ थे। संतों की हत्या, एक टेलर मास्टर की हत्या, उसका वीडियो, इस तरह की काफ़ी चीज़ें ऐसे वहाँ पर हुई। महिलाओं के साथ बलात्कार और उतना ज़्यादा कोई वो नहीं किया गया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया और जैसा लेना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे करके राजस्थान में जो है वो गहलोत सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था। मंदिर में जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वो फायरिंग हुई थी। हालांकि मैं इसको ये नहीं मानता, तो वहाँ पर जो गोलीबारी हुई उसका निश्चित तौर पे सनातनी समाज में या हिंदू समाज में बहुत ही रोष था उससे, क्योंकि उसका भी जो है मैनेजमेंट जिस प्रकार से जनता चाहती थी वैसा नहीं हुआ। कुछ मंदिर भी वहाँ पर ऐसा सुनते हैं कि तोड़े गए, हालांकि वो बहुत बोलते हैं पुराने मंदिर थे, लेकिन फिर भी ये भी एक रोष का प्रमुख कारण था और भाजपा की जीत का कि जिससे कि वो सारे के सारे लोग जो है वो एकजुट हो गए और उन्होंने जो है वो सरकार के खिलाफ मतदान किया। तेलंगाना में निश्चित तौर पे कांग्रेस की विजय हुई है, बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर हार हुई है, इवन वाईआरएस की भी हार हुई है। उसमें भी यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गेन ही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तो वहाँ पर संगठन बहुत अच्छा नहीं था और दूसरा वहाँ पर उसके पिछले वाले चुनाव में वहाँ पर तो सीट ही नहीं थी। धारा है वो जो मुझे समझ में है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये मुख्य कारण है कांग्रेस की हार का, जो मैं समझता हूँ। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रयास बूथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक
पन्ना प्रमुख के लेवल तक जो संगठन की जो एक कसावट भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, वो एक जीत का बहुत बड़ा जो कारण है। सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इकट्ठे होके एक साथ से, मेरा जो आकलन है, हो सकता है कि मेरा आकलन सही ना हो, किंतु मेरा जो आकलन है एक चिकित्सक होने के नाते इस क्षेत्र में, वो ऐसा लगता है कि ये प्रमुख कारण थे भारतीय जनता पार्टी की चारों राज्यों में बेहतर और बम्पर प्रदर्शन का। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब जनता जो है वो जागरूक हो गई है। अब वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन या तुष्टीकरण आदि के प्रलोभन में वो जनता अब नहीं आती। सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो यंगर जनरेशन है, अभी जो नई जो पौध है, नए जो बच्चे आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के से बहुत प्रभावित हैं। आज मैं तो 2-3 लोगों कभी बच्चों को, मेरे मरीज को पूछता हूँ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला हम नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जो ये प्रतिभा है और उनका जो विज़न है, वो पूरे भाजपा के सहयोग से, पूरे देश की जनता के सहयोग से भारत को धीरे धीरे करके बहुत आगे ले जाएगा। और वो समय दूर नहीं जब भारत विश्व पटल पर नंबर 1 रहेगा और विश्व गुरु के रूप में कार्य करेगा। बहरहाल 3 राज्यों में हुई भाजपा की जीत का लाभ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मोदी की गारंटी देशवासियों के दिलों में घर कर गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष केश चौहान ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड मतों से हुई जीत को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की है। आइए देखते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है स्टूडियो में और चंद सवालात आप पर मैं दागने वाली हूँ। प्रदेश प्रवक्ता आप हैं और समय समय पर स्टूडियो में आमंत्रित करके हम आपसे राय मशवरे के साथ जानकारियां भी लेते हैं। आपको बधाई, बहुमत हासिल करके भाजपा को अब सरकार बनाने जा रही है। एक नतीजा जो कल आया है चुनावी उसका मतगणना के बाद का चौंकाने वाला था। ऐसा किसी ने कयास भी नहीं लगाया था। सभी को यही उम्मीद थी और सभी ताक लगाए बैठे थे कि फिर से एक बार भूपेश सरकार रिपीट हो रही है। और कांग्रेसियों में भी काफी यानी खुशी थी और भाजपा के जो चाहे वो पदाधिकारी हो या प्रत्याशियों के चेहरे शुरुआती दौर पे काफी मुरझाए थे, लेकिन जैसे रुझान बढ़ता गया उनकी उत्सुकताएं बढ़ती गई और बहुमत मिला। क्या कारण मानते हैं जो इस तरह से धराशायी हुई भूपेश सरकार? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शाहीन जी, मैं सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता को, दुर्ग की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया। और इस चुनाव में शाहीन जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही चुनाव में नहीं, सभी चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में, 5 राज्य ले लेते हैं, तो जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है। अब जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जनता को आप जो वादा करोगे, अब आप बोलोगे कि ये कारण से मैं वादा पूरा नहीं कर रहा हूं, वो कारण से वादा नहीं पूरा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता आप सब देखती है। अगर आप आपके ऊपर भ्रष्टाचार में नाम आया है तो आप कितनी भी समझियां दे दो, लेकिन जनता को सब समझ में आ जाता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा। भले उतना हो ना हो, मैं ये नहीं बोलता हूं, वो तो जो है वो न्यायालय का काम है साबित करना, लेकिन जनता की अदालत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। और जनता, कोई भी पार्टी किसी को हरा नहीं सकती, कोई भी जिता नहीं सकती। जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। आप जनता से बाहर नहीं जा सकते, वो आपकी मालिक है और वही सेवक को अपने अपॉइंट करती है। और जनता में हमारे को ऐसा लग रहा था कि आपका जो क्वेश्चन था कि अप्रत्याशित जीत हुई या जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन अब आप ग्राउंड लेवल में जाके देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। आप व्यापारी वर्ग देख लीजिए, आप कर्मचारी वर्ग देख लीजिए, आप महिलाओं की असुरक्षा को महसूस करके देख लीजिए, और आप बाकी सब चीजें भी, मतलब विफलताएं जो हुई हैं, भ्रष्टाचार जो हुआ है और वादा खिलाफी जो हुई है,
उस पे जनता ने पूरे अपने मन में बिठा के रखा हुआ था। ठीक है, वो किसी को कुछ बोलती नहीं, ये उनकी खासियत है कि वो किसी को बोलेगी नहीं, लेकिन समय आने पे अपना निर्णय वो बता देगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जनता जागरूक हुई। और देखो अभी मतलब आने वाली सरकारों के लिए ये नसीहत है, आने वाली जनप्रतिनिधियों के लिए ये नसीहत है कि आप कितने भी वोट से आप जीते हों, आपको हरा के रख दिया जाएगा उतने ही वोटों से, अगर आप अपना काम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करोगे तो। जी 90 विधानसभा की अगर बात करें तो जो भूपेश के जो कैबिनेट मंत्री थे, मंत्रीगण की समझो कंप्लीट टीम ही धराशायी हुई। क्या कारण मानते हैं? मोहम्मद अकबर का कवर्धा क्षेत्र का एक ऐसा बहुमत था जो पिछले चुनाव में सामने आया था, ठीक उसके विपरीत इस चुनाव में उसका विपरीत असर देखने को मिला। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कवर्धा में जातिगत जो दंगा फसाद हुआ था, क्या इसको कारण मान सकते हैं? क्या वहां की जनता जो धर्म को लेकर के समीक्षा की थी, उनको अपने पैमाने पर सही नहीं बैठा पाई, ये मानते हैं? देखिए, जो कवर्धा की घटना हुई या बीरनपुर की घटना हुई, वो एक सामान्य घटना नहीं थी। या हम देख सकते हैं कि जो मलकीत सिंह की जो हत्या हुई, वो एक सामान्य घटना नहीं थी। वो कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन की फेल्योर था और लोकल जनप्रतिनिधियों का उनपे संरक्षण था। जबकि वो जो प्रत्याशी जीते हैं बीरनपुर के, वो रो रो के जब उनकी बेटे की चिता जल रही थी तो उन्होंने रो रो के बोला था कि रविंद्र चौबे का आदमी ने बोला है मारे सालों तेलियों को। ये वर्ड है उनके। तो ये वर्ड कहां से आते हैं? जब हमारे को संरक्षण मिलता है, जब सभी चीजें हो रही हैं, तो आप एक पूरा प्रदेश चला रहे हो, आप किसी एक कौम के नहीं होके रह सकते हो, आपको हर किसी कौम का होना पड़ेगा। आप एक जनप्रतिनिधि हो भाई, और आप बोलोगे कि हमारी ये कोर वोटर्स हैं और हम बहुत सारे रोहिंग्याओं को वहां पर बसाया गया, उसके बावजूद भी वो हारे। क्यों? क्योंकि जनता ये चाहती थी कि गलत उन्होंने देखा, भले उनका उस समय बस नहीं चला। अभी देखिए बीरनपुर की घटना हुई, उसमें 7-8 दूसरे लोगों को भी, अन्य समुदाय के लोगों को भी अंदर कर दिया गया। कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने इनको अंदर कैसे कर दिया, जबकि इनका कोई रोल ही नहीं है। तो ये मैसेज क्या दूसरों को नहीं पहुंचता है? बीच में बोलना चाहूंगी बीरनपुर की घटना के लिए, जहां पर एक हिंदू धर्म के या फिर उसकी जब हत्या हुई या उसकी मृत्यु हुई, उस पर जो फसाद हुए, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम कौम के 2 लोगों की मृत्यु, उसके लिए किसी तरह का कोई ना फसाद, सब शांतिपूर्वक ही वहां पर इसको ढक तो गया, ऐसा सामने आया। देखिए इसमें क्या हुआ कि बीरनपुर में जो घटना हुई, साहू समाज का जो लड़का था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अपने ताम्रध्वज साहू जी, लेकिन और उसके पहले भी आप होम मिनिस्टर हो और उसके बाद आप वहां पर जाके सूद लेने नहीं गए हो। तो सिर्फ एक ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनके समाज के हैं इसी वजह से, तो ये कहीं ना कहीं वो टीस रह गई। और आप उसके कारण आप एक मुस्लिम समुदाय का जो के यहाँ भी जो घटना हुई, उसके यहाँ भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ अपनी राजनीति के कारण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना आप किसी के भी नहीं हो, किसी भी कौम के नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप वहां किसी भी जगह नहीं गए कि इधर जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, उधर जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। आपने मानवता या अपना कर्तव्य वहां पर पूरा पालन नहीं किया, जो कि जनता पूरा देख रही थी। और मलकीत सिंह की अगर बात करें, अभी बताया आपने, तो उसके लिए जो यहाँ भिलाई नगर के प्रत्याशी भाजपा के थे प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने काफी वहां धरना प्रदर्शन किया और काफी सिंपैथी दिखाई। और आखिरी समय पे भी जब मलकीत सिंह वाला जो मैटर हुआ, उसमें भी वो काफी इन्वॉल्व रहे थे, न्याय दिलाने के लिए भी काफी मशक्कत की। इस दौरान भिलाई नगर जो वर्तमान विधायक थे और अभी जो है वो भी वहां मौजूद थे। तो क्या वो वाला मैटर इसमें नहीं भुनाया गया? देखिए, जब यहाँ पर के जो वर्तमान के जो देवेंद्र यादव विधायक थे उस समय, तो उस समय वो जब गए वहां पर और वो मुंह छुपा के भागते हुए नजर आए और वो वहां पर डट के मुकाबला नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ उनको जाना था, वहां पर अपना मुंह दिखाई करना था, इस वजह से वो वहां पर गए
वरना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि जाने वाला चले गया, लेकिन उसके परिवार के लिए आप कितना लड़ रहे हो, उसके साथ कितना खड़े हुए हो, वो आपको वो वहां पर नहीं दिख रहा था। और वो जनता ने नोटिस किया कि आप चुपचाप आए हो और चुपचाप चले गए हो, और आपको चुपचाप, यहां तक कि मुख्यमंत्री नहीं गए, अगले दिन मुख्यमंत्री आते हैं और 200 मीटर वहां पर नहीं जाते हैं। आप आते हो और अन्य 1 किलोमीटर में आप शिलान्यास करते हो किसी चीज का और उद्घाटन करते हो, और आप मलकीत सिंह के उसमें नहीं जाते हो, आप बिरनपुर नहीं जाते हो, आप कवर्धा नहीं जाते हो। तो ये क्या है? मतलब मुख्यमंत्री जी अपनी जवाबदारियों से बचते रहे। तो ये आप सिर्फ त्योहार मना लोगे और सोचोगे कि हम अपनी जवाबदारियों से बच जाऊं। त्योहार बनाना भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूं, बिल्कुल बनाइए त्योहार, लेकिन त्योहार तब बनता है जब आप अपनी जवाबदारियों से, आप उसके त्योहार बना के आप अपनी जवाबदारियों से आप मुंह छुपा रहे थे। त्योहार बना के आपको जो घोषणाएं की है उसको आप नहीं करके उसका पर्दा ढाक रहे थे। त्योहार बना के आपने जो काम करने चाहिए थे विकास के, वो नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ त्योहार बना रहे थे। तो खुशी से त्योहार बनता है, त्योहार से खुशी नहीं आ सकती है। तो ये आदमी को सोचना चाहिए और उन सभी कामों में लगना चाहिए जिससे वो खुशी ले और खुशी से वो त्योहार बनाए। प्रदेश की अगर सेंसिटिव सीट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाटन, जिस क्षेत्र के क्षेत्रीय जो अपने वो मुख्यमंत्री थे तात्कालिक वो थे, और वहीं से विजय बघेल जो कि सांसद, उन्हें वहां पर खड़ा किया आमने सामने में। और क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी विजय बघेल रहे, उनको पूरा प्रचार प्रसार के लिए समय नहीं दिया गया, या क्या कारण रहा जो शिकस्त जो पड़ी उनकी? क्योंकि लिए काका और चचा में वहां पर जंग थी और भूपेश ने ही बाजी मारी। शाहीन जी, ये वाला जो मुकाबला था वो भूपेश बघेल और विजय बघेल जी का नहीं था, ये मुकाबला था मुख्यमंत्री का एक सांसद के साथ। उसके बाद भी इतनी कम मार्जिन से वो वहां पर चुनाव उन्होंने जीता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के कारण उनको इतना वहां पर वोट मिला। नहीं तो निश्चित रूप से अगर विजय बघेल और भूपेश बघेल का अगर आमना सामना होता तो वो 100% हारते, अगर वो मुख्यमंत्री का तमगा उनके उसमें नहीं लगा रहता। तो विजय बघेल जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे सांसद हैं जिनका टॉप 10 पूरे इंडिया में नाम शुमार है ज्यादा वोटों से जीतने का। तो विजय बघेल जी वैसे भी बहुत वहां पर लोकप्रिय भी नेता हैं। और मैंने आपको जो बोला कि विजय बघेल और भूपेश बघेल में अगर ये मुकाबला होता तो 100% भूपेश बघेल हारते और बहुत ज्यादा अच्छी मार्जिन से विजय भैया जीतते। जैसे हम बात करें कि काका भूपेश है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है, ये वाला स्लोगन छत्तीसगढ़ में के लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कर पाए? ये एक्चुअली इसका कारण ये मान सकते हैं कि समय समय पर इनको ये स्लोगन भुलाने, केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर आना जाना लगातार जारी रहा। चुनाव के चंद दिन पहले ही पीएम आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो ये स्लोगन जो काका अभी जिंदा है, अब भूपेश है तो भरोसा है, क्या मानते हैं किसका जादू क्यों नहीं चल पाया? देखिए, जो इंसान अपने दल से, अपनी टीम से अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है ना, उसको ऐसी पटकनी मिलती है। क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है की जगह आपको अपनी टीम पे भरोसा रखना चाहिए था, अपने दल पे भरोसा रखना चाहिए था। कांग्रेस है तो भरोसा है ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन आपने कांग्रेस से भी अपने आप को ऊपर रखा, लास्ट तक ऊपर रखा। तो जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो एक भूपेश बघेल के समर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चल रही है और एक व्यक्ति के साथ नहीं चल सकती है। विचारधारा के हम फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, न कि एक व्यक्ति के फॉलोअर्स होते हैं। आज भी जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस को प्यार करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो गांधी परिवार से प्यार करते हैं, वो कांग्रेस से प्यार करते हैं, वो उनकी विचारधारा से प्यार करते हैं, उनके वो कोर वोटर्स हैं उनके, ऐसा नहीं है। और वही चीज यहां पर भी उन्होंने दोहराने की कोशिश की। इसीलिए केंद्र में जो है वो जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के कारण, सोनिया जी के कारण और इनके कारण कांग्रेस आज सफर कर रही है।
और भूपेश के कारण यहाँ पर जो राज्य की जो कांग्रेस थी वो सफर कर रही है, क्योंकि भूपेश ने एक टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं किया। अपनी टीम के लोगों को उन्होंने दबा के रखा, दल से ऊपर उठने की अपने खुद ने कोशिश की, ये उनका परिणाम है। अब बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब जल्दी सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या कहते हैं, क्या कयास लगाते हैं? मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। 3-4 नाम जो उभर कर सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले ओपी चौधरी सर का है और प्रदेश में अपनी अच्छी छवि के लिए अरुण साव सर भी जाने जाते हैं। तो क्या लगता है किस पर विराम लगेगा और किनको तख्त ताज पहनाया जाएगा? देखिए, हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं, लेकिन बात काबिलियत की नहीं होती है, बात हम लोग ये देखते हैं कि हैसियत की देखते हैं, किस हैसियत में वो बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर तो सभी लोग काबिल हैं। अब जैसे विराट कोहली को अगर कप्तानी से हटा दिया गया है, रोहित शर्मा जी को ला दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली अपनी टीम के लिए, अपने इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है या उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का है, ओपी चौधरी जी हो या अरुण साव जी हो या कोई भी हो या कोई भी XYZ हो, तो वो उनको जो जवाबदारी दी जाएगी, उनको फील्डिंग अगर कराई जाएगी तो फील्डिंग में बहुत 100% देंगे, उनको कप्तानी कराई जाएगी तो कप्तानी में करेंगे, उनको उप कप्तान बनाया जाएगा, उनको उप कप्तान बनाने में, जिनको मतलब नेता बनाया जाएगा, समूह का नेता बनाया जाएगा, वो समूह का नेता बनेंगे और सभी लोग ऐसे ही बनेंगे और अपने अपने कामों में सब इन्वॉल्व रहेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगा और जो हमारे विधायक हैं वो अपने दल के नेता को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व हो या विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हिसाब से कैसे काम आगे बढ़ सके, जो कि काम रुक गया था, उसके हिसाब से ही मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा। लगातार फिर हम चुनावी चर्चा आपसे करते रहेंगे। आप दर्शकों का आभार जता दें जिन्होंने बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि हम चुनाव जो है जनता जागरूक हुई और जनता ने ये दिखा दिया कि अगर हमारे अनुरूप आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी बोलें, वो जनता वो हम नहीं सुनेंगे। आप क्या करते हो वो हम देखेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, क्योंकि वोट आपका अधिकार था, वोट आपका अधिकार है, रहेगा और उसके हिसाब से ही से जनप्रतिनिधियों को चलना पड़ेगा। ये आगे के लिए भी सबक होना चाहिए। ऐसे ही हमें अपना निर्णय लेना चाहिए और फुल प्रूफ निर्णय लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी देने के लिए, आप नई जवाबदारी देने के लिए आपने बहुत आपने चुना और उस जवाबदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।